दोस्तों नमस्कार। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। 25 जून को इसके 50 वर्ष पूरे हुए और जब 25 जून को इसके 50 वर्ष पूरे हुए तो बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम छोटे बड़े नेता प्लस भाजपाई अंधभक्त प्लस गोदी मीडिया के जो दलाल पत्रकार हैं, उन सभी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द था और वो था आपातकाल। इस आपातकाल को लेकर के जिस तरीके का झूठ फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उसको यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। और आपातकाल क्यों लगाया था और उस आपातकाल के सभी पहलुओं को समझना हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो लगातार इस चीज़ को लेकर के अपनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे 1975 के आपातकाल को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने हिंदुस्तान के अंदर आपातकाल लगाया था और ये जो आपातकाल का प्रावधान है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर किया हुआ है आर्टिकल 352 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था वो एक संवैधानिक प्रावधान के तहत लगाया था, यानी कि वो किसी भी तरीके से संविधान का या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं था और इसीलिए आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो नियम कायदे कानून के तहत रह करके किया गया था। उसमें किसी भी तरीके का किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। देश के अंदर आप सबको पता है कि संविधान सर्वोच्च है और उसी से तमाम चीज़ें चलती है देश के अंदर, शासन प्रशासन। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही चूँकि आपातकाल को लगाया गया था, इसलिए उसको गलत कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब दूसरा चीज़ कि आखिर इंदिरा गांधी जी ने क्यों 1975 के अंदर आपातकाल लगाया था। कई तरीके के सोर्सेस हैं, अगर आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और उन सोर्सेज के आधार पर ये बात निकल करके सामने आती है कि 1973 के बाद से, 1973 के बाद से जब कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, तो उसके बाद से ही हिंसा, उपद्रव, षड्यंत्र और विदेशी ताकतों की मदद से कांग्रेस की उस चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश और षड्यंत्र रची जा रही थी। यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार को, जनता के द्वारा प्रचंड बहुमत से एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी और उसके लिए देश के अंदर हिंसा, उपद्रव किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार थे और इस चीज़ की भनक इंदिरा गांधी जी को लग गई थी और इसीलिए उन्होंने इस देश को टूटने से बचाने के लिए, इस देश में उपद्रव होने से बचाने के लिए, हिंसा होने से बचाने के लिए इस देश के ऊपर आपातकाल लगाया था, जो कि एक संवैधानिक प्रावधान था। मैं फिर यहाँ पर ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। तो इंदिरा गांधी कैसे गलत हो गई। और आपको ये भी पता है कि जब देश के अंदर आपातकाल लगता है तो कई तरीके की चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। कुछ नागरिक अधिकार जो होते हैं वो सीमित हो जाते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं और वो सब कुछ जो होता है वो संवैधानिक दायरे के अंतर्गत होता है। तो 1975 के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसमें से जो सभी की सभी जो चीज़ें हैं, अगर एकाध अपवाद छोड़ दिया जाए तो वो सब कुछ संवैधानिक दायरे में रह करके किया गया था, संविधान के नियमों के अनुसार ही किया गया था। एक हकीकत, एक सच यहाँ पर जान लेना बेहद ज़रूरी है कि जब 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी, इस देश पर आपातकाल लगाया था, तो उस वक्त में जो आरएसएस के मुखिया थे बाला साहब देवरस, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इस कदम का सराहना किया था। यानी कि उन्होंने आपातकाल का एक तरीके से समर्थन किया था कि इंदिरा जी ने ये जो काम किया है वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिहाज से, हिंदुस्तान के भलाई के लिहाज से बहुत ही अच्छी बात है और उन्होंने चिट्ठी भी इंदिरा जी को लिखी थी। इसका उल्लेख बाकायदे एक पुस्तक के अंदर मिलता है। उस पुस्तक का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, लगा दूंगा और 25 जून को
जब नरेंद्र मोदी आपातकाल को लेकर के न जाने आधा दर्जन से भी अधिक ट्वीट कर रहे थे, तब तमाम लोगों ने, देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्होंने उस पुस्तक के उस अंश का स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप भी उसको देख सकते हैं। और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उस वक्त में जो आरएसएस था उसने भी आपातकाल की सराहना की थी, प्रशंसा की थी, क्योंकि उस समय में वक्त का तकाजा था। कहीं न कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी विपक्षी ताकतों के द्वारा, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी विपक्षी ताकतों के द्वारा। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपातकाल की घोषणा की थी। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब 1975 के अंदर इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो इंदिरा जी को पता था कि ये जो आपातकाल का प्रावधान है जो हमने लगाया है वो सही नहीं है। बहुत से लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, देश के तमाम लोगों को कुछ समस्याएं हुई ज़रूर, और उन सभी चीज़ों के लिए इंदिरा जी ने इस देश से माफ़ी भी मांगी कि मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा, जिसके वजह से बहुत सारे निर्दोष लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंदिरा जी ने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लिया। इसके बाद देश की जनता ने भी कांग्रेस को सबक सिखाया, इंदिरा जी को सबक सिखाया, और 1977 में 1977 के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 के अंदर जब चुनाव हुआ तो जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार 1977 के अंदर हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी कि 1975 में इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था उसका सबक 1977 में देश की जनता ने उन्हें सिखा दिया, दे दिया। लेकिन ये जो सरकार 1977 में बनी थी ये अधिक समय तक नहीं चल पाई। ये सरकार 2-2.5 साल के अंदर गिर गई, और फिर 1980 के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है। और 1980 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इसी देश की जनता ने, जिन्होंने कि 1977 में इंदिरा जी को चुनाव हरा करके उनको सबक सिखाया था, उसी जनता ने 1980 के अंदर लोकसभा के चुनाव में उन्हीं इंदिरा गांधी जी को एक प्रचंड बहुमत दे करके फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। 1980 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 353 यानी कि 353 सीटें इस देश की जनता ने दिया था, और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। ये जो कहानी भी मैंने सुनाई, इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है, इससे आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस जनता ने इंदिरा जी को 1977 में शासन से बाहर करके उनको एक लेसन सिखाया, उसी जनता ने उसी इंदिरा गांधी जी को पुनः गद्दी पर बैठाने का काम किया, क्योंकि ये इंदिरा गांधी को एज ए लीडर जो है वो पसंद करते थे। उनके काम के वजह से लोग उनको प्यार करते थे, उनको पसंद करते थे, और इसीलिए जनता ने फिर से दोबारा चुन करके 1980 के अंदर उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। तो इस तरीके से ये जो था कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी और आपातकाल को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, जानकारी था, जो कि मैंने शेयर किया। लेकिन अब जो है थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बात कर लेना बेहद ज़रूरी है कि जो नरेंद्र मोदी 50 साल पहले हुए घटना को लेकर के आज तक राग अलाप रहे हैं, उन्होंने दरअसल 2014 के बाद से लेकर के और अभी तक क्या किया है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का चीरहरण किया है, उसको भी यहाँ पर देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपके सामने कई ऐसे पॉइंट्स को, बिंदु को रखने जा रहा हूँ जो कि इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं, इस चीज़ को साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हर एक दिन इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है, हर एक दिन इस देश के लोकतंत्र का चीरहरण किया है। आप सोचिए कि 2014 के बाद से लेकर के और अभी तक हमारे देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के साख में नरेंद्र मोदी जी ने बट्टा लगा दिया है। उनके स्वायत्तता के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने अंकुश लगा दिया है, और वो अपनी स्वायत्तता के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम
नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर वर्तमान केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की ज़बरदस्त तरीके से दबाव है। उनको सरकार के दबाव में आकर के एक एक काम करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि उन 2014 के बाद से लेकर के और अभी तक, जिसको कि हिंदुस्तान के अंदर फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया, उस मीडिया का गला दबोच रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। और वो जो मीडिया है जिसका कि काम होता है जनता की आवाज़ को उठाना और सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना, वो मीडिया मुख्य दर्शक बन करके और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करने में लगी हुई, नरेंद्र मोदी के गुणगान करने में वो मीडिया लगी हुई है। इस लोकतंत्र का क्या हाल बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। और जब जो प्रेस फ्रीडम जो होता है दुनिया भर का, उसका जब रैंकिंग निकलता है, अब जब हिंदुस्तान की उसमें रैंकिंग नीचे आता है, तो यही सरकार के लोग कहते हैं कि ये जो है इसमें भेदभाव किया गया है। ये कैसा दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। इतना ही नहीं, मोदी जी और तमाम भाजपाई जो लीडर हैं वो रोते हैं, वो रो रहे हैं कि आपातकाल के दौरान हमारे इतने लोग जेल में गए, ये लोग जेल में गए। 2014 से लेकर के और अभी तक इस देश के अंदर न जाने कितने सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सवाल करने वाले पत्रकार जो कि फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के प्रोफेसर्स को नरेंद्र मोदी की सरकार ने परेशान किया है, तंग किया है। उनके ऊपर कई तरीके के केस और मुकदमे लादे गए हैं और अनावश्यक तरीके से उन लोगों को परेशान किया गया है, जेल में डाला गया है। कितने पत्रकारों की हत्या तक हो चुकी है। उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा, कोई मानवीयता का भी ख्याल नहीं रखा गया इस सरकार के द्वारा। ये किया है नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर के और अभी तक। इतना ही नहीं, संसद जिसे कि लोकसभा का मंदिर कहा जाता है, उसी मंदिर के अंदर मोदी की सरकार ने 100 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करा करके और बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विचार विमर्श के बिल पास कराए हैं। ये किसका अपमान है? ये इस देश के लोकतंत्र का अपमान है, इस देश के संविधान का अपमान है, इस देश के उन वोटर्स का अपमान है जिन्होंने कि उन एमपीज़ को वोट दे करके संसद में अपना आवाज़ बना करके भेजा है। और ये कृत्य किसने किया है? ये कृत्य नरेंद्र मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। देशद्रोह के मुकदमे को, देशद्रोह के धाराओं को नरेंद्र मोदी ने बाजार में मिलने वाले धनिया और मिर्ची बना दिया है कि जब जिसको मर्जी लगा दो। सोचिए कि ये वो धाराएं हैं जो एक वक्त में अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर लगाई जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन धाराओं को अपने ही देश के नागरिकों पर लगाने का काम किया है। अक्सर हम और आप देखते हैं कि किस तरीके से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब विपक्षी सांसद बोलना शुरू करते हैं तो स्पीकर्स के द्वारा उनका कभी माइक बंद कर दिया जाता है और लगातार बीच बीच में उनको बाधा पहुंचाई जाती है, जिससे कि वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जब आप लोकसभा के अंदर, जब आप राज्यसभा के अंदर किसी एमपी का माइक बंद करते हैं तो आप इस जनता के आवाज़ को भी बंद करने का काम करते हैं। और ये लोकतंत्र का गला घोटना हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ने उनको वोट दे करके इसलिए संसद में भेजा है ताकि वो उन जनता का आवाज़ उठा सकें और उनकी समस्याओं को संसद भवन के अंदर रख सकें। लेकिन मोदी जी उसको करने से रोकते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसकी व्याख्या और इसका प्रावधान हमारा संविधान करता है। तो संविधान द्वारा जो बात कही गई है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसी धर्मनिरपेक्ष वाले राष्ट्र को नरेंद्र मोदी जी ने लगातार हिंदू मुस्लिम के अखाड़े में तब्दील कर दिया है और देश को धर्म के आधार पर बांट दिया है, लोगों के मन में नफरत भर दिया है। ये तमाम काम जो है और ऐसे ऐसे न जाने और कितने काम नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर के और अभी तक किया है।
जो कि सीधे तौर पर न सिर्फ इस देश के लोकतंत्र का चीरहरण है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का अवमानना भी है, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन भी है। इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के लोगों ने, नेताओं ने बोला था कि हमको 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। क्या उन नेताओं के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई किया था? नहीं किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में संविधान के प्रति कितना सम्मान है, लोकतंत्र के प्रति कितना सम्मान है, जो कि आज ज्ञान बांटते फिर रहे हैं देश के लोगों को और आपातकाल को लेकर के रोना रो रहे हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि आखिर ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत सीधा सा जवाब है। जवाब इसका ये है कि 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक काम नहीं किया है जिसके बदौलत ये जनता से बात कर सकें, जिसके बदौलत ये जनता से वोट मांग सकें। ये अब की जो स्थिति है नरेंद्र मोदी की, ये अब गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी के बारे में बात नहीं करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है उस पर बात नहीं करेंगे, देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए उस पर बात नहीं करेंगे, रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट क्यों हो रही है इस पर बात नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। तो जब इन चीज़ों पर बात करने के लायक नरेंद्र मोदी बचे ही नहीं है, तो फिर मजबूरी में वो इस देश के लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ यही बचा हुआ है कि किसी तरीके से कांग्रेस को गाली दो, नेहरू को गाली दो, इंदिरा गांधी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, कांग्रेस पार्टी को गाली दो और उसी गाली के माध्यम से इस देश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटका करके इस देश की जनता को गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके और आने वाले चुनाव में उनका वोट हासिल कर लिया जाए। अगले कुछ महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव तक नरेंद्र मोदी जो है कि जो 50 साल पूरे हुए आपातकाल का, इसका राग अलापेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। मुद्दाविहीन नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के भरोसे चल रही है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास और कुछ अपना नहीं है जिसके बारे में वो बात करके इस देश के लोगों का वोट हासिल कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर इसको एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।